हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों ये सेट 3 मेगा रिवीजन का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाई x माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखो क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन आर है जो सेट ऑफ z में डिफाइंड है और x y से कब रिलेटेड होगा, जब x माइनस वाई का डिफरेंस इंटीजर हो जाए। तो क्या बोल रहा है, देन आर इज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या ऑल है, क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास रिलेशन क्या है, एक्स वाई से कब एसोसिएट होगा, व्हेन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि x माइनस एक्स क्या होता है, ज़ीरो, और ज़ीरो क्या होता है, इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि सभी इंटीजर खुद से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, आर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एवरी इंटीजर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्री के लिए हम अज्यूम करते हैं कि एक्स वाई रिलेशन का एलिमेंट है। तो अगर एक्स वाई रिलेशन का एलिमेंट है तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। वह लैम्डा को हमने जेड बोल दिया, और लैम्डा क्या हमारा इंटीजर है। तो अगर x माइनस वाई लैम्डा है तो y माइनस एक्स क्या होगा, माइनस लैम्डा। तो लैम्डा इंटीजर है तो माइनस लैम्डा इंटीजर है, तो y माइनस एक्स अगर इंटीजर है तो वाई एक्स क्या हो गया, रिलेशन का एलिमेंट हो गया। तो r क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। फॉर ट्रांजिटिविटी, अगर एक्स वाई रिलेशन के एलिमेंट है, हमने एज्यूम ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें क्या एज्यूम करना होता है कि एक्स वाई रिलेशन का एलिमेंट है। फिर हमने मान लिया कि वाई जेड भी रिलेशन का एलिमेंट है। तो अगर एक्स वाई रिलेशन का एलिमेंट है तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, लैम्डा। वे लैम्डा बिलोंग्स टू जेड। वाई जेड रिलेशन का एलिमेंट है तो वाई माइनस जेड क्या हमने एज्यूम कर लिया, म्यू, वेयर म्यू बिलोंग्स टू जेड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। तो दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो एक्स माइनस जेड क्या हो गया, ईटा। ईटा क्या हमारा, लैम्डा प्लस म्यू। तो x कॉमा जेड ये भी रिलेशन के एलिमेंट होगी। ठीक है, एक्स माइनस जेड मिल गया ना, एक इंटीजर, तो एक्स जेड भी रिलेशन के एलिमेंट हो गया। सो आर इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। तो आर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑल। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पे पावर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोल रहा है, एफ हमारा 1 1 है, ऑनटो है, मेनी 1 है, नीदर 1 1 नॉर ऑनटो, क्या है। तो एक्स पे पावर क्या है, इवन पावर है। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, मेनी 1 है। क्यों है, कोई भी देख लो, -1 और 1 पे इमेज क्या आएगा, सेम, तो मेनी 1 हो गया। अब x टू द पावर 4 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सभी रियल नंबर के लिए। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो रेंज क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। कोडोमेन क्या है देख लो, कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है। तो रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, इसका मतलब फंक्शन ऑनटो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नीदर 1 1 नॉर ऑनटो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट है, इक्वल है दोनों डिटर्मिनेंट। हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, +-√3। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए हमें -1 बाई कॉस इनवर्स -1/2 का। तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 to पाई, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग पाई। तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स -1/2 को थीटा बोला, तो कॉस थीटा हो गया -1/2। फिर हम क्या कर सकते हैं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3। फिर माइनस कॉस π/3 को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3। तो क्या हो गया, 2π/3। 2π/3 हमारा क्या है, 120 डिग्री। तो थीटा हो गया हमारा 2π/3। और ये जो थीटा है ये रेंज में भी आ रहा है, 0 to पाई में भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, 2π/3। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने के लिए बच्चे सबसे पहले हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है। अब हमें करना क्या है, अच्छा डिग्री बोल रहे हैं ना, तो डिग्री के लिए क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 1 है, इसका पावर क्या 1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। ठीक है। अच्छा इसमें बोल रहा है कि डिग्री 0 है, तो डिग्री 0 तो नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, क्या है ये, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इस इंटीग्रल को हमें इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्स पे पावर 3 को हमने टी मान लिया। तो एक्स पे पावर 3 अगर टी है तो 3x² क्या हो जाएगा, dt/dx। तो dx का वैल्यू हो गया dt/3x²। तो इस x³ की जगह हमने t डाल दिया। ठीक है।
और dx की जगह डाल दिया dt अपॉन 3x², तो यहाँ से ये x² और ये x² कैंसिल हो गया, 1/3 को बाहर कर दिया, तो et dt का मतलब क्या हो गया, ये e पे पावर t, और फिर t को हमने क्या बोल दिया, x³ से रिप्लेस कर दिया, तो ये आंसर आ गया, मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये फॉल्स है। मॉड एक्स जो है वो ओरिजिन पर कॉर्नर पॉइंट बनाता है, और फंक्शन अगर किसी भी पॉइंट पर कॉर्नर पॉइंट बनाए तो उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद देखो, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये हमें पता है ना कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते, आई क्रॉस जे, ये क्रॉस है बीच में, ठीक है, ऐसे क्रॉस। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा। और क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे। तो यहाँ पे क्या है, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, तो आई कैप लिख दिया। फिर आई क्रॉस के क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस जे, तो माइनस जे लिख दिया। फिर क्या है, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस के, तो के कैप लिख दिया। फिर आई डॉट आई कैप क्या होगा, आई कैप का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस इधर आ गया, ये हो गया जे कैप का होल स्क्वायर, के कैप डॉट के कैप का होल स्क्वायर। आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर है, तो 1 -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, -1 + 1 कैंसिल होके आ जाएगा ये 1। इसका मतलब क्या है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका यहाँ से हमें क्या पता चला, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बचे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, डायरेक्शन कोसाइन z एक्सिस का निकालना है, तो क्या होगा 0 0 1, x एक्सिस का क्या होगा 1 0 0, y एक्सिस का क्या होगा 0 1 0, z एक्सिस का क्या होगा 0 0 1। डिफाइन लीनियर कंस्टेंट डिफाइन करना है। तो लीनियर कंस्टेंट क्या होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के वेरिएबल में अगर कोई इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर कंस्टेंट बोलते हैं। द लीनियर इनइक्वालिटी, इक्वेशंस और रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड लीनियर कंस्टेंट, उसे लीनियर कंस्टेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हमारे पास एक सेट ए है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी सेट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये बोल रहा है कि क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 है, ऑन टू है, ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो 1 1 ऑन टू हम फंक्शन चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो फॉर इंजेक्टिविटी 1 1 के लिए क्या करेंगे, डोमेन से 2 एलिमेंट उठाया एक्स वाई, उस पर फंक्शन के वैल्यू को इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से हमें x = y मिल गया, इसका मतलब f इज़ 1 1। सर्जेक्टिविटी के लिए हमने क्या किया कि fx को y के इक्वल किया, यहाँ से x का वैल्यू हमने निकाल लिया y के टर्म में, x का वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें सर्जेक्टिव में क्या प्रूफ करना होता है, हमें ये प्रूफ करना होता है कि कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट y उठाओगे, ठीक है, तो y का प्री इमेज क्या मिलेगा, y का प्री इमेज x होगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 3y / 1 - y। अब अगर इस वैल्यू को x के इस वैल्यू को डालोगे तो ये y का वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब कि y का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, और y तो कोई रैंडम एलिमेंट है ना कोड डोमेन का, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। तो यही बात लिखा है, दस फॉर एनी y, कोड डोमेन का कोई भी ले लो, देयर एग्जिस्ट ये, यही x के इक्वल है 2 - 3y / 1 - y। इसको जब हमने फंक्शन में डाला तो फिर हमें y मिल गया, मतलब कि फंक्शन क्या हमारा ऑन टू हो गया। x का वैल्यू निकालना है, y मैट्रिक्स और एक ये मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, हमें x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, ये y का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, देखो ये y डाल दिया, यहाँ से ये मैट्रिक्स जब राइट हैंड साइड में जाएगा डिफरेंस में आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करके ये मैट्रिक्स निकल गया 2x का वैल्यू, ठीक है, 2x का ये वैल्यू आ गया। x क्या होगा 1/2, यहाँ से 2 राइट हैंड साइड में जाएगा 1/2, हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, देख लो, तो ये आ गया x मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि x की जगह tan थीटा पुट कर दिया। अब तुम बोलोगे tan थीटा ही क्यों पुट किया, बिकॉज x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 + tan² थीटा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे बन जाएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा को लिखा 1/cos थीटा और tan थीटा को लिखा sin बाई कॉस। सॉल्व किया तो हमें आ गया 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 - cos थीटा को लिख दिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को लिख दिया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो ये हो गया tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से tan इनवर्स tan कैंसिल होके थीटा बाई 2, फिर यहाँ पे थीटा का वैल्यू डाल दिया हमने tan इनवर्स x, प्रूफ हो गया। प्रूफ नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5। बोल रहा है k का वैल्यू निकालो अगर ये फंक्शन 5 पर कंटिन्यूअस है तो। बच्चे अगर ये फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस है तो 5 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 5 पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल होगा। तो 5 पर सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, kx+1, तो यहाँ से ये आ गया 5 पर फंक्शन का वैल्यू। अगर हमें 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, kx+1, ये यूज़ कर लिया तो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या यूज़ करेंगे 5 पर, 3x - 1, तो ये वैल्यू आ गया 14। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर दो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 13/5। बिकॉज फंक्शन 5 पर कंटिन्यूअस है तो 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 5 पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि कोई क्यूब है, उसका वॉल्यूम 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालो व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, 6x²। वॉल्यूम को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया हमारा dv/dt, ये आ गया हमारा dv/dt। dv/dt की जगह हमने क्या डाल दिया, 8 गिवन है, तो यहाँ से हमें dx/dt आ गया 8/3x²। फिर हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज चाहिए तो सरफेस एरिया लिखा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 12x इंटू dx/dt। dx/dt का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से डाल दिया तो ये आ गया, सॉल्व किया तो 32/x। और यही तो हमसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालो व्हेन x इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे x की जगह 12 डाल दिया, देख लो तो क्या आ गया 8/3। ऊपर है सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे है टाइम तो सेकेंड, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर हमने tan इनवर्स को t माना तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x² dt/dx। तो dx का वैल्यू क्या होगा, 1 + x² dt। तो इस dx की जगह हमने क्या डाल दिया, 1 + x² dt, तो ये 1 + x², 1 + x² कैंसिल हो गया और यहाँ पे tan इनवर्स की जगह t डाल दिया तो क्या मिल गया, sin t का इंटीग्रल क्या होगा, -cos t, t की जगह फिर tan इनवर्स x डाल दिया तो आंसर। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर के लिए हमें देखना है कि जो हमारा y है वो मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो y तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, d2y/dx2, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। डिग्री के लिए d2y/dx2 का पावर क्या है, तो पावर 1 है तो डिग्री 2 होगी, सॉरी डिग्री 1 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमने क्या किया, ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ए कैप आ गया, ठीक है, ये तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये भी गिवन है, ठीक है। हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या है, 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5, तो यहाँ से इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट।
ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है। कंडीशन क्या है कि ए और बी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बच्चे अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, पुट कर दो तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन R2R गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। हमें ये दिखाना है कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन बच्चे ये मॉड एक्स होता है, इसको हमने क्या होगा, मॉड एक्स होगा एक्स के इक्वल इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स के इक्वल होगा इफ एक्स इज लेस देन 0। हमें दिखाना है कि 1 1 नहीं है। तो अगर मैं फंक्शन के डोमेन से कोई भी 2 पॉइंट उठाऊं और दोनों पॉइंट पर सेम इमेज दिखा दूं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी 1। तो -1 पर मॉड का वैल्यू क्या होगा, 1, 1 पे भी होगा 1। तो -1 और 1 पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या है, एफ हमारा 1 1 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात ये होगा कि फंक्शन का रेंज क्या है, फंक्शन का ये फंक्शन का रेंज जो है ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव। फंक्शन का रेंज हो जाएगा, एफ का रेंज क्या हो जाएगा, फंक्शन का रेंज हो जाएगा इसका 0 टू इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। तो रेंज और कोडोमेन तो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, ये ए मैट्रिक्स है, इसको हम ना बी मैट्रिक्स कर देते हैं, क्योंकि मैंने बी में कैलकुलेट किया है, इसे बी कर देते हैं। बी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा तो बी मैट्रिक्स है। ठीक है, एक हमने पी मैट्रिक्स ले लिया, इसे हमने क्या बोला, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज। कैलकुलेट किया तो ये पी मैट्रिक्स आ गया। फिर पी का मैंने ट्रांसपोज लिया, तो पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि पी हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पी अगर सिमेट्रिक है तो 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, एक तो ये बात हो गई। फिर हमने क्यू मैट्रिक्स लिया, क्या लिया, 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। इसको कैलकुलेट किया तो क्यू हमारा आ गया नल मैट्रिक्स। और हमें पता है कि जो नल मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक भी होता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो क्यू हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, बिकॉज क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ट्रांसपोज। तो अगर क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है तो 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और p प्लस क्यू को हमने ऐड किया तो हमें b मिल गया। तो b को हमने लिख दिया ना, एक p तो हमारा सिमेट्रिक है, q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने b को लिख दिया ना एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर फ्रॉम द वॉल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वॉल है, ये इसको तुम एक लैडर है, इसको लैडर है, ये वॉल मान लो, ऐसे वॉल पे ये रेस्ट कर रहा है लैडर। ठीक है, ये जो ए है ये लैडर का फुट है, तो लैडर का जो फुट है वॉल से डिस्टेंस क्या है, हमने मान लिया एक्स है डिस्टेंस। और लैडर का टॉप ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना ओ बी, ये डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया वाई। लैडर का लेंथ क्या है एक्स, तो यहाँ पे तो एक पीजीटी लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, लैडर के जो फुट है, मतलब ये पॉइंट ए है, इसको हम इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, किस रेट से, इसको हम कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं ना, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब dx अपॉन dt, बच्चा इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो x का वैल्यू तो इंक्रीज होगा, तो dx अपॉन dt क्या हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, ये हाइट है ना लैडर का, ये वाई हाइट है, तो हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अगर लैडर का फुट 4 मीटर वॉल से 4 मीटर की दूरी पर है तो ये y का रेट ऑफ चेंज बताना है। तो हमने क्या किया, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ से dx अपॉन dt का वैल्यू हमने 2 डाल दिया, यहाँ से हमने dy बाई dt का वैल्यू निकाल लिया, क्या -2x अपॉन वाई।
तो यहाँ से y का वैल्यू क्या डालेंगे? ऑफ अ वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर। अच्छा, फुट ऑफ द लैडर मतलब x का वैल्यू 4 मीटर होना चाहिए। एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड है और यहाँ मीटर है और यहाँ मीटर है, दो अलग अलग यूनिट है। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट किया है वो तो सेंटीमीटर में पुट किया है, इसका मतलब अगला वैल्यू हमें मीटर में पुट करना होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा इसको मैंने मीटर में ही पुट कर दिया है ना, अच्छा अलग अलग पुट कर दिया है इसको। ये जो यहाँ पे 2 है इसको सेंटीमीटर में किया है, तो y का वैल्यू हमने x इज इक्वल्स टू 4 पे y का वैल्यू निकाला 3, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चे 300, ये तो मीटर होगा ना, इसको 300 कर दिया तो अब ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें 300 डालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा -8/300। अब सेंटीमीटर में हो जाएगा ये, एक सेकेंड देखने दो। अच्छा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में गिवन है सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे गलती से मैंने मीटर पर सेकेंड लिख दिया है ना, ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने वैल्यू पुट किया है ना, ये इसको भी सेंटीमीटर में डाला है ना, तो अगला जो मैं y का वैल्यू पुट करूँगा इसको भी सेंटीमीटर में पुट कर दिया 300, तो अब ये ठीक हो गया। अच्छा यहाँ भी तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 मीटर, इसको भी तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, तो यहाँ भी एक काम करो, कई जगह सेंटीमीटर से अच्छा है ना मीटर में ही कन्वर्ट कर दो इसको, इस 2 को कर दो, टेंशन ख़त्म हो जाएगा, 2/100 कर दो। ठीक है, तो 2/100 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 225, ये हो जाएगा 425, तो 20x/25 हो जाएगा ना ये, प्लस 2y इंटू dy/dt इज इक्वल्स टू 0। अब फिर जब हमारे पास ये रिलेशन है ना x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4² 5², इसमें हमने x का वैल्यू 4, अब तो मीटर में है तो 4 डाला, 4² प्लस y² क्या हो गया 5², तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब ये y क्या आ रहा है हमारा मीटर में, तो यहाँ से निकाल लो, x की जगह 4 डालो तो 4/25 और y की जगह 3 डालो तो 2 × 6 dy/dt इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 12 dy/dt इज इक्वल्स टू -4/25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dt क्या हो जाएगा 4/25 इंटू 12, 4 3 -1/75 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट ये आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको ना। -1/75 है ना, इसको अगर हमने किया तो कहीं पे गड़बड़ है, ये यहाँ पे भी मीटर नहीं, यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही है ना, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, तो इसको तुम रहने दो सेंटीमीटर में। ठीक है,
तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, 4x प्लस 2y dy/dt इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ रहा है 2x प्लस वाई dy/dt इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, y dy/dt इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू -2x। तो यहाँ से dy/dt का वैल्यू क्या आ रहा है, -2x/y। तो 4 सेंटीमीटर है, तो -2 इंटू 2, और y का वैल्यू क्या निकाला हमने, y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5²। x का वैल्यू क्या है हमारे पास, 4² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5²। तो y का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ से हम क्या डाल देंगे, 3। तो ये क्या हो जाएगा, -4/3। एक मिनट, x का वैल्यू भी 4 है ना, तो 4 डालना है ना यहाँ पे 4 डालेंगे और यहाँ पे 3। तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। प्रूफ डैट, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि a प्लस बी माइनस एक्स, इसको t बोल दिया, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें क्या मिल गया, dx इज इक्वल्स टू -dt। फिर डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट भी चेंज करना होगा। जब x का वैल्यू a लिया तो t का वैल्यू b मिल गया, व्हेन x इज इक्वल्स टू b तो t इज इक्वल्स टू a। तो a की जगह b आ गया, b की जगह a आ गया, इसकी जगह हमने क्या डाल दिया, t डाल दिया, और dx की जगह -dt डाल दिया। ठीक है, इसको हमने बोला है ना x इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस टी, तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ से हमारे पास t का वैल्यू क्या हो गया, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस टी। हाँ, यहाँ से देख लो, x का वैल्यू हमने मान लिया ना a प्लस बी माइनस टी, तो x की जगह हमने डाल दी a प्लस बी माइनस टी, डी एक्स की जगह -dt। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रल। ठीक है, फिर हमने t को x बोल दिया, यहाँ पे t को x और यहाँ पे t को x बोल दिया, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 25 में, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो वेरिएबल को सेपरेट करो, इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये आ गया जनरल सॉल्यूशन। तुम इसी में छोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा, फर्दर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ये आंसर मैच कराने के लिए कैलकुलेट किया, तुम इसी स्टेप पे छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, कंस्ट्रेंट ये गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लिया, फिर इक्वेशन को प्लॉट किया, फिर हर एक इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, सॉल्यूशन रीजन लिया, फिर सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन लिया, तो ये हमें मिल गया। सॉल्यूशन रीजन का जो इंटरसेक्शन है क्लोज्ड आ गया। क्लोज्ड आने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और कहाँ करेगा, कॉर्नर पॉइंट पे। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए, इन सभी कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। तो हमें क्या दिखा कि इन 2 पॉइंट पर मिनिमम आ गया और इस पॉइंट पर मैक्सिमम आ गया। तो किन 2 पॉइंट पर मिनिमम आया, 0, 50, 20, 40। 0, 50, ये 0, 50 और 20, 40, इस पर 2 पॉइंट पर मिनिमम आ गया। इसका मतलब है कि ये जो A1C लाइन सेगमेंट है ना, इस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, a प्लस बी डॉट a माइनस बी 8 के इक्वल है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ये भी गिवन है। हमें a वेक्टर और b वेक्टर चाहिए, सॉरी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं, हमें a वेक्टर और b वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये गिवन है और ये गिवन है। तो ये गिवन है, a प्लस बी वेक्टर डॉट a माइनस बी वेक्टर 8 गिवन है, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a टाइम्स b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको हमने ओपन किया तो ये आ गया। तो
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो गया, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिया, ये दोनों कैंसिल होकर नल वेक्टर आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 8 के इक्वल। इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिख दिया 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया ये हमारे पास। अब इस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इसमें हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। तो हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी की ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के इक्वल होगा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों टर्म से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। फिर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिख दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। फिर इन दोनों टर्म से देखो, सेकेंड और थर्ड टर्म से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन। दो लाइन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो तुम्हें याद होना चाहिए। अब ये a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हमारा a1 वेक्टर है, ये b1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालो, a2 माइनस a1 वेक्टर हमने निकाल लिया, ये आ गया a2 माइनस a1। b1 क्रॉस b2 हमने निकाल लिया, ये आ गया b1 क्रॉस b2 वेक्टर। फिर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ये आ गया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया 3√2। एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, देख लेना। शो डैट ईच ऑफ द थ्री वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो कैसे करेंगे, तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल दिखा दो, हो जाएगा प्रूफ। ये ए वेक्टर है, इसको ऐसे लिखा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर हो गया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये भी 1 आ गया। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये भी 1 आ गया, तो हो गया, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है हमें, क्या हमारे पास x पे पावर साइन x प्लस साइन x पे पावर कॉस x, dy बाई डी एक्स निकालना है। इसे हमने u मान लिया, ठीक है, इसे हमने u मान लिया, इसे v मान लिया, तो y क्या हो गया u प्लस v। डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। फिर u है, इसको log लेके दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ से du बाई डी एक्स आ गया। फिर ये v है, log लेके दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हमारा dv बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब dv बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स दोनों को ऐड कर दिया, तो dy बाई डी एक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। अगर हम किसी भी फिक्स सर्कल में रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। बेटा यहाँ पे दो मेथड किया हुआ मैंने सॉल्व, ठीक है, बता दे रहा हूँ दोनों मेथड में क्या है डिफरेंस, वो देख लेना। सबसे पहले हमने एक फिक्स सर्कल लिया, तो फिक्स सर्कल का रेडियस फिक्स हो जाएगा, तो r हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल के लेंथ को 2x मान लिया, ठीक है, और ब्रेथ को 2y मान लिया। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये y हो गया, ये x हो गया। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में PGT अप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया 2x, ब्रेथ हो गया 2y, तो ये आ गया एरिया। अब इस एरिया को में तो आ गया 4xy, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से y फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एरिया आ तो गया हमारा सिंगल वेरिएबल में, बट ये स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट आ गया तो तुम्हें डेरिवेटिव लेने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, बिकॉज हमें एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है।
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो ये सब लिया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया, क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो किया तो ये x की वैल्यू आ गई r/√2। हमें दिखाना है कि x इज इक्वल्स टू r/√2 पर क्या दिखाना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, तभी तो एरिया मैक्सिमम होगा। अब हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया। देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो रही है। ये कैलकुलेशन इसलिए लंबी हो रही है क्योंकि यहाँ पे आया d2y/dx2, ये आया क्योंकि स्क्वायर रूट था। अब ये d2y/dx2 में x की जगह r/√2 डाला, इसको भी कैलकुलेट किया तो निगेटिव आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू r/√2 पर एरिया क्या है, मैक्सिमम है। अब x इज इक्वल्स टू r/√2 को इस इक्वेशन में डाल दिया तो y का वैल्यू भी आ गया r/√2, तो x और y दोनों इक्वल आ गया, मीन्स लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गया, इसका मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया। तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिकमेंडेड ये मेथड है ऑल्टरनेटिवली, जो हमने एरिया निकाला था ना, यहाँ पे ये एरिया हमें आया, ये इसको तुम स्क्वायर कर दो, जब भी स्क्वायर रूट है दिखे ना स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने से ये आ गया। अब ये जो नया फंक्शन आ गया ना zx फंक्शन, अब ये एरिया फंक्शन तो रहा नहीं क्योंकि इसको हमने स्क्वायर कर दिया। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस x पर zx फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसी x पर ax फंक्शन भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो अब हम ax फंक्शन को भूल जाएंगे, बिकॉज हमें तो पॉइंट चाहिए ना जिस पर ax मैक्सिमम हो रहा है, तो ax जिस पर मैक्सिमम होगा उस पर zx भी मैक्सिमम होगा। तो zx में स्क्वायर रूट नहीं है, तो zx फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना ax फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के कंपैरिजन में इजी है। तो हमने zx को डिफ्रेंशिएट कर दिया, देखो तुरंत हो गया डिफ्रेंशिएट। इसको ज़ीरो किया तो x का वैल्यू देखो फिर आ गया r/√2। अब zx को दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, z डबल डैश x आ गया, इसमें x की जगह r/√2 डाला, फिर ये हो गया क्या हमारा, निगेटिव हो गया तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू r/√2 पे एरिया मैक्सिमम है। फिर इस वाले इक्वेशन में x की जगह r/√2 डाल दिया तो y भी हो गया r/√2, मीन्स लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ, तो रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है, लीनियर है, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ से p का वैल्यू है 2/x, q का वैल्यू है x log x, ये निकाल लिया हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर x²। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q का वैल्यू हमने डाला x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² है, और q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू हमारा x log x। अब उसके बाद इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, सॉल्व कर लो, तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो पूछा नहीं है। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है एंड सॉल्व। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस प्रूव करना है, फिर सॉल्व भी करना है। तो ये हमने यहाँ से dy/dx निकाला तो ये आ गया dy/dx, इस फंक्शन को बाहर निकाला, इस फंक्शन को x की जगह λx डाला, सेम फंक्शन आ गया। तो ये जो फंक्शन है हमारा होमोजीनियस हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो फंक्शन है ना इसको y/x के फॉर्म में रखा, ऐसे रख दिया y/x के फॉर्म में, फिर y/x को v माना, तो y क्या हो गया vx, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, dv/dx इंटू एक्स प्लस वी। फर्स्ट इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दिया, dy/dx की जगह ये डाल दिया, और यहाँ पे जो y/x है इसकी जगह v डाल दिया। अब ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बच्चे, ये आ गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। वेरिएबल सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, लास्ट में v की जगह y/x डाल दिया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो फिर, ओके, थैंक यू।